नई बहू का छोटा और बदसूरत पति। शादी हो जाने के बाद जब दिव्या अपने ससुराल जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जब शादी की पहली रात दिव्या तैयार होकर अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही होती है, तभी जब कुछ देर बाद अनुज कमरे में आता है तो उसका ये नया रंग रूप देखकर दिव्या बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मेरा पति अनुज कहाँ है? अरे दिव्या क्या हुआ? शांत हो जाओ, मैं अनुज ही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे पति अनुज नहीं हो सकते। कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरे पति तो लंबे चौड़े और गोरे रंग के हैं। तुम तो इतने बदसूरत और छोटे कद के हो। भला तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरा पति अनुज कहाँ है? दिव्या मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा, पर तुम परेशान मत हो। मैं ही तुम्हारा पति अनुज हूँ और यही मेरा असली रूप है और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। बस एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर दिव्या रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से उसकी सास कौशल्या आती है और वो दिव्या को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ बहू, आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुझे इतने सालों से डर था। अनुज बेटा, आखिरकार तुझे उस साधु का श्राप लग ही गया ना। और दिव्या बहू, मेरा बेटा अनुज सही कह रहा है, वही तुम्हारा पति है। पर इसके इस बदलते रूप के बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब और क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने ही है। आप सबने मिलकर मेरे परिवार और मुझे धोखा दिया है। अरे आपने जिस बेटे से मेरी शादी करवाई थी वो तो ये है ही नहीं। मुझे पता है दिव्या बहू, ये सब देखकर तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा और तेरा गुस्सा करना भी जायज है। हमें तुम्हें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था बेटा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे बताने में आप लोग इतना हिचकिचा रहे हैं? मुझे सब कुछ सच सच जानना है, बताइए, वरना मैं एक सेकंड भी यहाँ और नहीं रुकूंगी। दिव्या बहू, तुम चिंता मत करो। तुम हमारे घर की नई बहू हो और हम नहीं चाहते कि तुम इस तरह यहाँ से घर छोड़कर चली जाओ। पर आज ये सब कुछ बस मेरे बेटे अनुज को मिले एक श्राप की वजह से हो रहा है। जब कुछ साल पहले एक साधु ने इसे श्राप दिया था कि ये अपनी शादी की पहली रात पूरी तरह से बदल जाएगा। इसका रंग काला और बदसूरत हो जाएगा और इसका कद भी छोटा हो जाएगा। और देख लो, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नहीं, मुझे तो आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। कहीं आप मुझे कोई झूठी कहानी तो नहीं सुना रही है? इसलिए अब मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी, बल्कि मैं खुद यहाँ रहकर सच का पता लगाऊंगी। पर जब तक आप अपने बेटे को कहिए कि वो मुझसे और इस कमरे से दूर रहे। और इस तरह दिव्या अनुज के इस नए रूप रंग को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती है। उसे तो ये सब बस एक झूठी कहानी लग रही थी। उसके मन में सवालों के तूफान उमड़ रहे थे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच का पता कैसे लगाएगी। तभी ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही दिव्या के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे बहन जी, हम तो बस अपनी इज्जत की वजह से अभी तक चुप हैं, वरना हम लोग तो कब का आप लोगों को जेल में पहुँचा दिए होते। अरे आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को एक पल भी और यहाँ रुकने नहीं दूंगी। अरे आपका बेटा इतना बदसूरत और छोटे कद का है और कहाँ मेरी बेटी इतनी सुंदर और लंबे कद की? भला इन दोनों का कोई मेल हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हमने तो अपनी बेटी की शादी एक गोरे चिट्टे लंबे कद वाले लड़के से करवाई थी, पर ये तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, शांति बिल्कुल सही कह रही है। अरे आप सबने मिलकर हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। हम चाहे तो अभी आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं।
पर अपनी बेटी दिव्या की वजह से हम लोग अभी चुप बैठे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा भाई साहब, लेकिन इसमें अनुज की कोई गलती नहीं है। बस एक बार आप हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए। हम कब से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, पर आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। इतना कहकर दिव्या के माता पिता गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर अनुज को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो दिव्या से कहता है, दिव्या मुझे पता है इन सब चीजों की वजह से मैं बहुत तकलीफ हो रही होगी और मैं खुद भी अपने इस नए रंग रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। पर मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। एक बार बस मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो चाहो वो करना। ठीक है, लेकिन अभी हमें भाभी के यहाँ एक पार्टी में जाना है। पार्टी से आने के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। इतना कहकर शाम को दिव्या अनुज के साथ अपनी भाभी कंचन के यहाँ पार्टी में जाती है, जहाँ हर कोई अनुज को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाता है। अरे क्या बात है दिव्या, तेरा पति तो बहुत ही अनोखा दिख रहा है। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। अरे दिव्या, सच में तुम खुद इतनी सुंदर हो, फिर तुमने ऐसे लड़के से शादी कैसे कर ली? कहीं तुम लोगों की कोई लव मैरिज तो नहीं है? क्योंकि प्यार तो अंधा होता है ना। जहाँ लोग दिव्या और उसके पति को देखकर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है और वो कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी कोई लव मैरिज नहीं है, बल्कि अरेंज मैरिज है। अच्छा, अब आप लोग पार्टी एंजॉय करिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कंचन दिव्या को अपने कमरे में लेकर जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है दिव्या? ये अनुज को क्या हो गया? अनुज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो दिखने में बहुत ही सुंदर और लंबा था। हमने तुम्हारी शादी में अनुज को देखा था, फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अनुज है। कंचन दिव्या से इतना कह ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में उसकी गुरु माँ आ जाती है और वो उसे कहती है, दिव्या, तुम्हारे पति का ये रंग रूप एक श्राप की वजह से हुआ है। तुम्हारे पति को देखते ही मैं सब कुछ समझ गई बेटा। क्या आप सच कह रही हैं गुरु माँ? और यही बात कब से मुझे अनुज और उसके घर वाले कह रहे हैं, पर मैंने उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं किया। तुम चिंता मत करो दिव्या, तुम कल सुबह अपने पति को लेकर मेरे आश्रम आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ वहीं पर बताऊंगी। इतना कहकर गुरु माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन गुरु माँ की ये बात सुनकर दिव्या को अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वो अनुज को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। तभी अगले दिन दिव्या अनुज को लेकर गुरु माँ के आश्रम जाती है, जहाँ गुरु माँ अनुज से कहती है, अनुज, तुम मुझे सच सच बताओ, आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? गुरु माँ, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा भी होगा। आज से 2 साल पहले मैं अपने दोस्त नीरज की शादी में गया था, तो मुझे उसकी शादी में एक साधु मिले थे जो बहुत ही ज्यादा काले और एक छोटे कद के थे, और मुझे उस समय अपनी खूबसूरती और लंबे कद पे बहुत ज्यादा घमंड हुआ करता था, जिस वजह से मैंने उनका मजाक उड़ाया और उसी बात पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपनी पहली शादी की रात में छोटा और काला हो जाऊंगा। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए आज मैं उन साधु से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। मैं जल्द ही उन साधु का पता लगाकर उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ। और इस तरह कुछ ही दिनों में गुरु माँ उन साधु को अपने साथ अनुज के घर ले आती है, जहाँ अनुज हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और उसके बाद साधु उसे क्षमा करके अपना श्राप वापस ले लेते हैं, जिसके बाद अनुज फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और अब वह कभी भी किसी के भी रंग रूप को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाता है और अपनी पत्नी के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देता है। काली बदसूरत को मिला परी वाला लहंगा। गंगा किनारे एक गांव था।
उसी गांव में रजनी का खुशहाल परिवार था। रजनी के पिता खेती का काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। वैसे तो रजनी बहुत दयालु थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत थी। लेकिन उसके माता पिता रजनी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी अब शादी के लायक हो जाती है और उसके घर वाले रजनी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। अरे भाई साहब, माफ करना, ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने बेटे को आपकी इस काली बदसूरत बेटी को नहीं ब्याह सकती। देखिए, मेरी बेटी दिखने में जरूर थोड़ी सांवली है, लेकिन वो बहुत ही गुणी है। माँ, मैं इस काली लड़की से हरगिज शादी नहीं करूँगा। आप चलिए यहाँ से। उसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह जो भी लड़का रजनी को देखने आता, सभी उसके काले रंग की वजह से उसे मना करके चले जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी की शादी की उम्र निकलते जा रही थी। उसके साथ की जितनी भी लड़कियां थी, सभी की शादी हो चुकी थी और उसकी कुछ सहेलियां तो माँ भी बन चुकी थी। अब तो रजनी के गाँव वाले भी उसे इसके लिए ताने मारने लगे थे। अरे इस बेशरम को देखो, खा खा कर भैंस की तरह होते जा रही है, लेकिन अभी तक अपने पिता के ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे चिंटू की माँ, जरा तो खुद भी सोच, आखिर इस काली बदसूरत से भला कौन शादी करेगा? शादी के लिए अच्छी शक्ल भी तो होनी चाहिए। ये कहकर वे दोनों औरतें हंसने लगती है। रजनी को उसके गांव वाले भले ही ताने देते थे, लेकिन रजनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत ही चिंता थी। एक दिन रजनी की माँ ममता उसके पिता से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी बच्ची की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। उसकी शादी की उम्र निकलते जा रही है। अगर हमने अभी भी देरी की, फिर हमारी बेटी के हाथ में कभी हल्दी नहीं लग पाएगी। चिंता तो मुझे भी होती है रजनी की माँ। मैं कल ही शहर जाकर तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, शायद उसकी नज़र में कोई लड़का हो। मैं क्या कह रही थी जी, कि हमने जो घर बनाने के लिए कुछ पैसे बैंक में रखे थे ना, आप उससे निकाल लाइए। उससे मैं अपनी रजनी के लिए गहने बनवा दूंगी और दहेज के लिए भी कुछ पैसे रख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में हमारी बेटी की शादी बिना पैसे और दहेज के हो पाएगी। तुम ठीक कह रही हो रजनी की माँ। अगर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिलता है तो हम दहेज और गहने देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ लेकर ही आएंगे। ये सोचकर रजनी के लिए भोला राम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बैंक से निकाल लाता है और अपनी पत्नी के साथ बाजार जाकर रजनी के लिए सोने के गहने और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। अजी, हमने तो झुमका बनवाया है, वो तो बहुत ही गजब का है। देखना, रजनी के ऊपर ये खूब जचेगा। और अब जब ये सब पहनकर वो लड़के वालों के पास जाएगी ना, तो लड़के वाले तुरंत ही उसे पसंद कर लेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। वे दोनों ये बात करते हुए घर जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक चोर आकर उसके हाथ से उसका थैला छीनकर भाग जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन चोर तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब क्या होगा जी? वो सिर्फ गहना ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत और हमारी बेटी की आने वाली कल की खुशियाँ थी, सब बर्बाद हो गया। हम लुट गए जी। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था रजनी की माँ। शायद हमारी बेटी की किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। हे भगवान, तू हम गरीब के साथ ऐसा क्यों करता है? अब तू ही हमें कोई रास्ता दिखा। दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी मन से वहाँ से घर आ रहे थे। तभी ममता की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। अरे ये लहंगा इस सुनसान रास्ते पर आखिर किसका हो सकता है? और ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। देखिए ना रजनी के बापू, ये किसका लहंगा है? भोला राम वहाँ आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अंत में वे दोनों उस लहंगे को लेकर काफी देर तक वहाँ बैठते हैं, ताकि कोई तो उस लहंगा को ढूंढते हुए वहाँ आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। जिसके बाद ममता उस लहंगा को लेकर अपने घर आ जाती है। आते ही रजनी को वो लहंगा दिखाती है। रजनी जल्दी से जाकर उस लहंगा को पहन लेती है। देखो ना माँ, ये लहंगा तो बिल्कुल मेरे नाप का है। ममता जब अपनी बेटी की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रजनी अब काली बदसूरत नहीं, बल्कि किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। रजनी के बापू, जरा इधर तो आइए, ये हमारी रजनी ही है ना? देखिए ना, हमारी रजनी एकदम परी की तरह लग रही है।
रजनी भी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो खुशी से झूम उठती है और अपने माता पिता के पास जाती है। जहाँ इधर सब रजनी की खूबसूरती को देखकर खुश थे, वहीं परीलोक की नयनतारा परी बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह से ही उसका सबसे पसंदीदा रानी परी का दिया हुआ लहंगा नहीं मिल रहा है। हे ईश्वर, मेरा जादुई लहंगा कहाँ गायब हो गया है? जादुई लहंगा ही तो है जो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है और मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ऐसे में मेरे उस जादुई लहंगा का खो जाना बहुत ही नुकसान की बात है। वैसे भी वो लहंगा मुझे रानी परी ने तोहफे में दिया था, मुझे हर हाल में वो लहंगा चाहिए। इतना बोलकर नयनतारा अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और फिर कहती है, अच्छा तो मेरा जादुई लहंगा धरती लोक पर है, वो भी एक साधारण इंसान के हाथ में। अब मुझे कैसे भी करके उस जादुई लहंगा को धरती लोक से लेकर आना ही होगा। उसके बाद परी उड़ते हुए धरती लोक पर आती है और फिर एक साधारण सी चूड़ी बेचने वाली का रूप धारण कर वो रजनी के घर पहुंचती है। इधर रजनी की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लग जाती है। जो कोई भी रजनी को देखता वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता क्योंकि इस समय उसके पूरे गाँव में रजनी से खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। रजनी की शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में वैभव नाम के लड़के से तय हो जाती है। आज रजनी की सगाई थी। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना रहे थे। तभी परी आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ी ले लो। लेकिन रजनी के घर में काफी मेहमान आए थे, इस वजह से उस चूड़ी वाले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी परी फिर से जोरदार आवाज लगाती है, शादी के शुभ मुहूर्त पर सगुन और हल्दी की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। ये सुनकर रजनी सोचती है, अरे शादी के मुहूर्त पर सगुन और हल्दी की चूड़ी, इसे खरीदना तो बहुत ही शुभ होगा। मैं जल्दी से जाकर उसे चूड़ी ले आती हूँ। ये सोचकर रजनी चूड़ी वाली को रुकने के लिए कहती है और जैसे ही रजनी उस जादुई लहंगा को पहने हुए उस परी के सामने आई तो वो परी अपने लहंगे को देखते ही पहचान गई। जिसके बाद परी रजनी को जादू से सम्मोहित कर उसका जादुई लहंगा उससे ले लेती है और रजनी फिर से अपने साधारण कपड़ों में आ जाती है। परी जैसे ही रजनी से अपना लहंगा लेती है वैसे ही वो फिर से पहले की तरह ही बदसूरत हो जाती है। उसका इतना काला और भद्दा सा चेहरा देखकर परी बहुत दुखी हो जाती है। अरे ये लड़की तो बेहद बदसूरत हो गई है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे लिए मेरा ये लहंगा बहुत ज़रूरी है, मैं इस लहंगे को किसी इंसान के हाथ में नहीं दे सकती। रजनी को देखकर परी के आंखों से आंसू टपककर रजनी के हाथों पर गिर गया। ये लो बहन, मेरी तरफ से ये लहंगा और ये चूड़ी तुम्हारी शादी का तोहफा है, तुम अपनी शादी में इसे ही पहनना। इतना बोलकर परी अपना जादुई लहंगा लेकर वहां से चली जाती है। परी जाते जाते अपने साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर चली जाती है, लेकिन रजनी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। वो जैसे ही घर के अंदर आती है उसे इस तरह देखकर लड़के वाले उससे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे हाथों में अभी हल्दी लगने ही वाली थी, फिर अचानक से ये लोग मुझसे रिश्ता तोड़कर कैसे जा सकते हैं? रजनी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वो समझ जाती है कि आखिर उसका रिश्ता क्यों टूटा, क्योंकि परी जादुई लहंगे के साथ साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। मैं फिर से बदसूरत हो गई। मुझे अभी अभी तो खुशी का एहसास हुआ था, अभी अभी तो पता चला था कि खुशियाँ कैसी होती है, लेकिन पता नहीं मेरी खुशी को किसकी नज़र लग गई। जब भगवान को मुझे खुशियाँ देनी ही नहीं थी, फिर चंद समय के लिए मुझे खुशियाँ क्यों दी? आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रजनी रोते रोते सो जाती है। वहीं रजनी के माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वे लोग भी काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब रजनी सोकर उठती है तो वो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे मेरी बेटी रजनी, तू फिर से परी की तरह खूबसूरत हो गई है। एक बार फिर तेरा चेहरा खिल गया है बेटी। अपनी माँ के कहने पर रजनी जब शीशा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एक बार फिर से खूबसूरत हो चुकी थी और ये सब हुआ था परी की आंसुओं की वजह से जो रजनी के हाथों पर गिरा था। अब रजनी को खूबसूरत दिखने के लिए किसी जादुई लहंगे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परी जाते जाते रजनी को अपनी खूबसूरती दे गई थी। और फिर कुछ ही दिन बाद रजनी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है और वह शादी वाले दिन वही लहंगा और चूड़ी पहनती है।